हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम जैसा कि आपको पता है हमारे 29 तारीख से एग्ज़ाम हैं क्लास 10th के, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो है एसएसटी का। तो मैं उसके संदर्भ में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ। टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं। संभावनाएं हैं अधिक से अधिक बोर्ड के पेपर में आने की। तो इकोनॉमिक हमारे जो एसएसटी की बुक है वो डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में, यानी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और लास्ट में इकोनॉमी, ठीक है ना। तो मैं आज इकोनॉमी का जो भाग है, जो डिवीज़न है, उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। जो हमारे इकोनॉमी में जो पार्ट आते हैं वो हैं, यानी कि मैं हिंदी में बोलूँ तो अर्थशास्त्र में जितने भी पार्ट आते हैं अपने, उन सबको कवर करेंगे आज हम, ठीक है ना। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो पार्ट कौन कौन से हैं वो 14 से 20 तक हम पूरे इकोनॉमी के जो भाग है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, कक्षा 10 के अपन कक्षा 10 है, उसके सामाजिक विज्ञान के पार्ट 14 से 20 तक के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर विचार करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2020, टॉप 20 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं अंक 1 के। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब की पीडीएफ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें जाकर आप देख लेना, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छा मैं आपको जो समझा रहा हूँ यहाँ पर वो देखिए आप। मैं आपको हर एक प्रश्न को बोल बोल के समझाऊंगा और उसको याद भी हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो लिंक तो है ही आपके लिए तैयार, वहाँ तो चले ही जाना, देख लेना एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। लेकिन अभी पूरा वीडियो देखना ताकि आपको सारे प्रश्न अभी याद हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न अपन लेते हैं अपना, कौन सा कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। प्रश्न क्या है, कौन सा कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित सेवा संस्थानों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों को पहुंचने का कार्य विधि ही जागरूकता कहलाती है, ठीक है ना। आगे बढ़े तो है वित्तीय संस्था क्या होती है। दूसरा प्रश्न क्या है, वित्तीय संस्था क्या होती है। देखिए, जितने प्रश्न आपको आते हैं बताना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कितने प्रश्न आते हैं आपको, ठीक है ना। मैं आपकी तैयारी देखना चाहता हूँ, आपके कमेंट का वो रखूँगा, मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है ना, कौन कौन कमेंट कर रहा है। तो देखिए, वित्तीय संस्था क्या होती है। वित्तीय संस्था वह संस्था होती है जो वित्तीय लेन देन कार्य संपन्न करती है, जैसे धन जमा करना या ऋण देना एवं निवेश करना आदि। वित्तीय संस्थाएं या संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोतों में बांटी जा सकती है, उसी ही हम वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, यानी जो लोन देती हैं, ठीक है ना, जो ऋण देती हैं वो सब। तीसरा प्रश्न है, वित्तीय समावेश किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न जो है वो क्या है, वित्तीय समावेश किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, समाज के गरीब, कमजोर, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ने को प्रयास करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम, वित्तीय समावेश कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्तीय समावेश कहते हैं। फिर हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है। क्या है विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, विमुद्रीकरण का अर्थ प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर देती है। प्रचलित मुद्रा की कानूनी वैधता, यानी उसकी लीगली जो प्रॉपर्टी है उसकी वैधता को समाप्त करके उसे प्रचलन से हटाने से है। विमुद्रीकरण का आशय क्या है, जो प्रचलन में हमारी जो वो चल रही ना मुद्रा, उसकी जो वैधता है उसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, विमुद्रीकरण। उस विधि को क्या कहेंगे, विमुद्रीकरण। जैसे कि मोदी जी ने 500 और 1000 के नोटों की एकदम वैधता समाप्त कर दी थी, उसी को हम विमुद्रीकरण कहते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन 5 है, मनरेगा का पूरा नाम लिखो। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ही मनरेगा का पूरा नाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने की संभावनाएं भी है। आगे बढ़े तो सापेक्ष गरीबी का क्या अर्थ है। मैंने बताया था आपको 2 प्रकार की गरीबी होती है, एक निरपेक्ष गरीबी, एक सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी तो सामान्य जो गरीबी है ना वो, जैसे जिसमें हम जो वह ऐसी निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी होती है जिसमें जो इंसान होता है वह जो सामान्य
होता है ना, रोटी कपड़ा इनकी भी पूर्ति नहीं कर पाता है, उससे तो निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। लेकिन सापेक्ष गरीबी एक अलग आयाम हो जाता है। तो एक सापेक्ष जो गरीबी है उसका एक अलग अलग आयाम है, इसलिए मैंने आपको सापेक्ष गरीबी का क्वेश्चन उठाया है। तो क्या है इसका उत्तर, वो देखें कि सापेक्ष गरीबी का अर्थ समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच, क्या बोला जा रहा है, सापेक्ष गरीबी का अर्थ समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय, धन या उपभोग व्यय के वितरण में सापेक्ष असंभावनाओं के माप से है, यानी माप से है। यहाँ पर आगे बढ़े, मानव पूंजी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव पूंजी का तात्पर्य उच्च कौशल, योग्यता, ज्ञान और अनुभव युक्त मानवीय संसाधन से है। मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी का तात्पर्य उच्च कौशल, योग्यता यानी हाई स्किल होनी चाहिए आप में, और ज्ञान होना चाहिए और अनुभव युक्त होना चाहिए। ऐसा मानव जो उच्च कौशल रखता है, ज्ञान रखता है, अनुभव युक्त है यानी एक्सपीरियंस है उसके अंदर, तो ऐसा क्या कहलाता है, ऐसा मानव क्या कहलाता है, मानवीय संसाधन कहलाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 8वां प्रश्न है, 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी रही। 2001 से 2011 ईस्वी के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी रही, तो वो रही 17.64%। आगे बढ़े तो है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से आता है, द्वितीय क्षेत्र उनका लाभ उनकी सपोर्ट करता है, और तृतीय क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है, इसलिए उसे सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था पिछले वाले वीडियो में, जब मैंने इसको क्लियर करा था मामले को, कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, जैसे धूप हो गई, मिट्टी हो गई, है ना, हवा हो गई, इन सब का प्रयोग करके हम किसी चीज़ का यदि उत्पादन करते हैं। अच्छा, मिट्टी, हवा और सूर्य की जो किरणें होती हैं, इनका उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, दिमाग लगाइए, हम क्या बनाते हैं, हम कृषि करते हैं। क्या करते हैं, हम कृषि करते हैं। बहुत सारी कृषि होती है, कपास की कृषि होती है, दाल की कृषि होती है, चावल की कृषि होती है, गेहूं की कृषि होती है, तो ये बहुत सारी कृषियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये जो हम उत्पादन कर रहे हैं ना, ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ये किसकी सहायता से बना रहे हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है उसकी सहायता से बना रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, वो किसके उसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। नीति आयोग किसे कहते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, या फिर हम ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। आपको याद होगा जब आपने ये जो लेसन पढ़ा होगा उसमें आपने जरूर देखा होगा कि योजना आयोग था पहले, जो पहले की सरकार थी वो योजना आयोग बनाया था उन्होंने, यानी योजनाओं के द्वारा हम अर्थव्यवस्था है उसमें प्रगति लाते थे। लेकिन इसको हटा दिया गया 2014 यानी 1 जनवरी 2015 को इसको हटा दिया गया और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, जिसमें नीतियां बनाई गई। क्या बनाई गई, नीतियां बनाई गई। आगे बढ़े तो सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, यानी जीडीपी किसे कहते हैं, यानी ग्रोसर डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों के उत्पाद के कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में, ध्यान समझिए, किसी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र से जितने भी उत्पाद आते हैं उनके कुल योगफल को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि अंक 2 से आते हैं, ये अंक 2 के हैं। तो आर्थिक नियोजन की अवधारणा को समझिए, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को समझाइए। मैंने आपको पहले भी बताया था, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को समझिए। पहले बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, अभी भी समझाता हूँ। आर्थिक मतलब तो हमें पता ही है क्या होता है। नियोजन यानी होता है एक बोर्ड,
क्या होता है, एक बोर्ड होता है, एक संस्थागत होती है जो कि हमारी जो देश है उसमें उसको संभालने का कार्य करती है, अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य करती है, उसमें समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। तो देखिए आर्थिक नियोजन की अवधारणा को समझाइए। तो आर्थिक नियोजन अवधारणा देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान है। ध्यान से समझिए, आर्थिक नियोजन की जो अवधारणा है देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का विज्ञान है। अन्य शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ लक्ष्यों को सामने रखकर कार्य करने की प्रक्रिया से है ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। ये तो था 12 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व को समझाइए। भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व को समझाइए। तो इसका मैंने आपको ऊपर बता दिया, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। पहला, विकास में सहयोग। आपको इसी प्रकार लिखना है जैसे मैंने लिख रखा है, यहाँ पर हाईलाइट करके लिखना है, विकास में सहयोग। तो तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करती हैं, क्योंकि ये स्वतः तो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, जैसे परिवहन, संचार एवं बैंक सेवाएं, ये सेवाएं प्रदान करती है। फिर सेवाओं का सृजन, तो तृतीय क्षेत्र सेवाओं का सृजन अधिक करता है। यही नहीं, अपरिहार्य सेवाएं भी देता है, जैसे शिक्षक, धोबी, मोची आदि। फिर आगे बढ़े तो नवीन सेवाएं। तो भारत में तृतीय क्षेत्र का महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे एटीएम, इंटरनेट कैफे आदि, ठीक है ना, ये जो सेवाएं कौन प्रदान करता है, तृतीय क्षेत्र। इसलिए उसका क्षेत्र जो है, उसका जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा है द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र से। आगे बढ़े तो है 14 क्वेश्चन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है, भारतीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बताइए क्या समझते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ भारत की वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार, ध्यान से समझिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ भारत की वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार, उत्पादन एवं उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़े तंत्र से है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है क्योंकि यह कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। उत्पादन की पुरानी तकनीकों का उपयोग किया जाता है, छिपी हुई संरचनात्मक बेरोजगारी की अधिकता है और उच्च जनसंख्या वृद्धि आदि है। देखिए ये जो प्रश्न है वो 2 नंबर का है। अगर आप इसमें इतना भी लिख के आते तो आपको 1 नंबर ही मिलता। भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्थ भारत की वस्तुएं एवं सेवाओं के व्यापार, उत्पादन एवं उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़े तंत्र से है, तो भी सही होता, लेकिन आपको 2 में से 1 नंबर दिए जाते क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको थोड़ा समझाना भी है। तो हमने ये किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं ये तो समझाया ही, और वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है वो भी बता दिया, ताकि जो एग्जामिनर है वो 2 में से 2 मार्क्स आपको देगा। आगे बढ़ें तो आगे आता है अपना प्रश्न नंबर 15 जो कि है विनिवेश से आप क्या समझते हैं। विनिवेश से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर हो जाएगा विनिवेश या उपनिवेश भारतीय अर्थव्यवस्था में निजीकरण का एक उपाय है। निजीकरण यानी आप समझते हैं क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो महत्ता है उसको आगे बढ़ाना, ठीक है ना। सामान्य शब्दों में हम कहें तो विनिवेश का आशय राज्य द्वारा सार्वजनिक उद्यमों या फिर उद्योगों में अपना अंश निजी क्षेत्र को बेच देने से है। इसका लाभ यह होता है कि सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा, अपन को टिप्पणी लिखनी है तो 2-3 पॉइंट हमारे को याद होने चाहिए। तो देखिए, वर्तमान सरकार यानी एनडीए के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में मेक इन इंडिया भी एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण, डिजाइन एवं नवाचार तथा निवेश को प्रोत्साहन देना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने 4 बातों पर जोर दिया: नई प्रक्रिया, नया आधार ढांचा, नया क्षेत्र एवं नया मस्तिष्क सेट आदि। इनसे देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा और वह केवल विनिर्माण ही नहीं बल्कि आधार ढांचे और सेवा क्षेत्रों में भी मिलेगा। देखिए, आपको याद होगा नवाचार से आप क्या समझते हैं। नवाचार को आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। नवाचार की 2 आपको उदाहरण दे रखे हैं।
आपकी बुकों में, तो आप मुझे बताएंगे कि नवाचार से आप क्या समझते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना नवाचार का मतलब क्या होता है। यदि आपने मुझे बताया तो उसी समय आपको याद हो जाएगा कि नवाचार क्या है। उसके 2 उदाहरण के सहित बताना। फिर आगे बढ़ते हैं। ठोस कचरे से क्या आशय है? तो ठोस कचरे का आशय है कि घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थाओं से निकाले वाला सूखा व गीला अनुपयोगी सामान, इसमें सब्जी, फलों और ये जो सारे होते हैं ना कचरे जो कि कारखानों, उद्योगों से आते हैं, उन सब को मिलाकर ही हम क्या करते हैं, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, ठोस कचरा कहते हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आगे है इसका, शहरों में वाहनों से ईंधन की खपत में बचत करने के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला है इसका उत्तर। ठीक है ना। तो क्या है, सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, लाल बत्ती पर इंजन बंद कर देना चाहिए, गाड़ी की उचित देखभाल की जानी चाहिए, सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उपनगरीय रेल मेट्रो का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। अब है 19वां क्वेश्चन, सूचना पाने का अधिकार क्या है, इसके कोई 2 लाभ समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया वह कानून जिसके द्वारा नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार द्वारा जो कानून इस संबंध में लागू किया, जो सूचना पाने का अधिकार RTI के नाम से जाना जाता है। ये है सूचना पाने का अधिकार। फिर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आधार संरचना से आप क्या अभिप्राय है, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो आधार संरचना या आधारभूत संरचना का आशय उन वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता से है जो अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति को सुगम बनाते हैं, जैसे सड़क, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं बैंकिंग आदि। ये किसी देश या क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यक हैं, अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन को संभव बनाते हैं और आर्थिक विकास दर में तीव्र गति लाने के लिए भी आवश्यक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने पूरे क्वेश्चन पर चर्चा करी, 20 क्वेश्चन पर चर्चा करी और इकोनॉमी का पूरा भाग कवर करा। इसी प्रकार आने वाले जो दिन हैं उनमें भी मैं पूरी बुकों को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा आपके, उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को